शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, ग्राफ एंड तालिका आपकी चल रही थी, ठीक है, जिसमें हम ग्राफ का अध्ययन कर रहे थे। 10 नंबर की ग्राफ आती है, 10 नंबर की तालिका, ऑल टोटल 20 नंबर की आती है। पूरी मैथ मिला देंगे तो 25 नंबर की, मतलब 5 वो चीज़ें आती हैं जो यहाँ आपको अध्ययन कराया जा रहा है। प्रश्नता, संख्या पद्धति, सरलीकरण, ये सब उसका बेस बना रहेगा, तो आप ग्राफ और तालिका बेहतर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले आप गणित को भी तैयार करिए, उसके बाद ग्राफ एंड तालिका। ऑल टोटल 25 नंबर की गणित निर्णायक भूमिका में होती है, ठीक है। देखिए, पाई ग्राफ आपका चल रहा था, लगभग 4 वीडियो इसके आ चुके हैं। लगभग पाई ग्राफ समाप्ति की ओर है। आज इसका लास्ट पार्ट होगा, फिर हम बार ग्राफ देखेंगे, रेखा, तब आपका तालिका टेबल ग्राफ चालू हो जाएगा, ठीक है। आज उसी क्रम में पार्ट 5वां होगा। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि पहले के वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से सारे प्रश्नों को समझते आएंगे, ठीक है। और मैं एक बात और कहूँगा कि आप गणित के पार्ट अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वही कैलकुलेशन यहाँ आपको मिलेगी। प्रश्नता मिलेगा, अनुपात मिलेगा, संख्याओं का पहचानना पड़ेगा आपको, संख्याओं का विभाजन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ग्राफ और तालिका में दी गई हैं। इसी का आपका आयोग ने ऐसा ही सिलेबस क्रिएट किया है, मतलब आप गणित को बेस बना के ग्राफ और तालिका को बेहतर सीख पाएंगे, ठीक है। जो आपके पार्ट वहाँ पे हैं तो उन्हें भी अवश्य देख लीजिएगा, वो भी पार्ट आपको पढ़ाए गए हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आइए आज देखते हैं पार्ट 5वां। देखिएगा, पहला प्रश्न है, पाई चार्ट मनीष के मासिक वेतन में से अलग अलग मदों के अधीन बचत और खर्चों के हिस्से निरूपित करता है। मतलब ये पाई चार्ट है, इसमें कोई व्यक्ति है जिसका नाम मनीष है, उसका मासिक वेतन है, ठीक है। उस वेतन में के उसने कितना खर्च किया है, जैसे घरेलू खर्च पर 40% खर्च किया है, शिक्षा पर 20%, बचत पर मतलब 10% उसने बचत की है, यात्रा पर 15%, औषधि पर 15%। मतलब अपने वेतन को उसने इन हिस्सों में खर्च किया है, वही यहाँ पे पाई ग्राफ में दर्शाया गया है, ठीक है। कुछ इसका वेतन रहा होगा, मान लीजिए वेतन यहाँ कितना रहा होगा भाई, वेतन 100% रहा होगा, जो भी होगा 100%, उसी का विभाजन यहाँ पे किया गया है। 40% घरेलू खर्च में, शिक्षा पर 20, औषधि पर 15, यात्रा 15 और बचत उसने 10% की है, ठीक है। ये आपका पाई ग्राफ बता रहा है। अब आपको इसी आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि मनीष का वेतन रुपये 50,000 है, मतलब मनीष का वेतन 50,000 है और उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी हो और उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो, उसके अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। प्रश्न 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको उलझाव लगेगा। यदि मनीष का वेतन 50,000 है, ठीक है, मनीष का वेतन कितना है भाई, इसी को तो विभाजित किया है 50,000, ठीक है। और उसकी इच्छा यह है कि मासिक बचत, मतलब जो उसकी मासिक बचत हो रही है वह दुगनी हो जाए, ठीक है। मतलब मासिक बचत जो हो रही है वो दुगनी हो जाए और उसके घरेलू खर्च पर उसकी जो शेष राशि है उसका 50% खर्च हो, ठीक है। मतलब वो कल्पना कर रहा है कि जो अब है उससे अलग हो जाए, तो उसके अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी। तो सारी चीजें पहले की निकालेंगे, ठीक है। पहले की स्थिति मतलब उसके सोचने की पहले की स्थिति जो क्या थी, ठीक है। किन की बात कर रहा है, मासिक बचत की बात कर रहा है, एक बचत की बात कर रहा है, एक घरेलू खर्च की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है। पहले बचत कितना थी, पहले बचत 10% थी। किस पर थी भाई, उसका वेतन इतना है 50,000, इस पर 10% थी। मतलब आप कह सकते हैं कि 50,000 का 10% बचत करता था। आप परसेंट को जब सॉल्व करेंगे तो बटे 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, इसीलिए कहा हूँ परसेंटेज का पार्ट देख लीजिएगा, गणित में पढ़ाया गया है, ठीक है। अब एक गुणा कर देंगे, मतलब 5,000 वो क्या करता था, बचत करता था। 50,000 में 5,000 बचत करता था संख्यात्मक रूप से, या परसेंटेज पूछेगा तो 10% जो यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये 10 दिया हुआ है आपके पाई ग्राफ में। अब घरेलू खर्च, ये पहले की स्थिति में लगा रहा हूँ, घरेलू खर्च, ठीक है। अब भाई घरेलू खर्च कितना है उसका, 40% है, ठीक है। घरेलू खर्च कितना है, 40% है। किस पर है, 50,000 पर है। 85,000 पे घरेलू खर्च का आकलन होगा ना, 50 गुणे 40 बटे 100। भाई संख्यात्मक रूप बदल दो, 0 0 कट गया, 4 5 में 20, 3 0 उतार दो, मतलब 20,000 पर घरेलू खर्च पे खर्च करता है
और बचत वो 5,000 की करता है। मतलब 20 और 5 आपको क्या पता चल गया, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको पता चल गया कि 25,000 का आंकड़ा हमें प्राप्त हो गया। मतलब 50,000 के वेतन में वो 25,000 इन रूपों में अपना व्यय करता है, चाहे वो इसमें बचाता हो या घरेलू खर्च में खर्च करता हो। मतलब ऑल टोटल 25,000 का यूज हमें पता चल गया कि 25,000 रुपये इस तरीके से यूज किए गए घरेलू खर्च पे और बचत पे। अब बचा कितना, शेष कितना है 50,000, शेष कुल कितना है, टोटल कितना है 50,000 है, और कितने का आंकड़ा पता चल गया 25,000 का, वही घटा दीजिए, कितना पता आएगा 25,000 का बचा है, ये शेष है। मतलब इसके आंकड़े अभी हमने ज्ञात नहीं किए हैं, मतलब शेष 25,000 बचा है, ये पहले की स्थिति है। अब वो सोच रहा है, देखिए, और इसकी इच्छा है, अब यहाँ इच्छा अनुरूप चलिए, हालांकि ये आपको लिख के इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप समझ पाए। आपको एग्जाम में ऐसे हिंदी नहीं लिखनी है, आपको बहुत शॉर्ट तरीके से तेजी से लगाना है, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखा जा रहा है, ठीक। अब थोड़ा सा ऊपर कर दें, हाँ। अब देखिए इच्छा अनुरूप, देखिए इच्छा अनुरूप बचत कितने की चाहता है भाई, इसकी अभी तो पहले की स्थिति थी जो यहाँ पे थी। अब इच्छा अनुरूप इसकी, यदि उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी हो जाए, पहले बचत कितनी है 5,000 की, अब वो कितना चाह रहा है, 2 गुनी, अर्थात 10,000 की बचत चाह रहा है, ठीक है। कि पहले से अब क्या चाह रहा है, 10,000 की बचत चाह रहा है, ठीक है। तो और उसके घरेलू खर्च, मतलब अब घरेलू खर्च 10,000 तो ऊपर गया घरेलू, अब 10,000 तो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो शेष कितना बचा भाई, 85,000 पे ये भी गणना होगी। शेष कितना बचा, शेष बचा है आपका 10,000 बचत, मतलब दोगुनी बचत चाह रहा है, तो शेष कितना बचा भाई 50,000 में। मैं एक एक स्टेप लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है, बहुत ये सब लिखने की जरूरत नहीं भाई। 10 बचत है, 50 है, तो कितना शेष बचेगा, 40 शेष बचेगा, सिंपल सी बात है। 40,000 क्या हुआ, शेष बचत हो गई 40,000 की। अब आगे देखिए, दुगनी हो जाए, और उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का, यही शेष बचा ना 40,000, इस शेष राशि का 50% खर्च हो किस पर, घरेलू खर्च पर। मतलब कह रहा है कि इसकी इच्छा है कि घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो। मतलब अब घरेलू खर्च 40,000 का 50% मतलब क्या होता है, आधा, 1/2, 50% मतलब आधा भाई। 40,000 का 50% 1/2 क्या होगा, 20,000 होगा, 20,000 होगा। मतलब आपको पता चल गया कि 10,000 वो बचत करता है, उसकी इच्छा के अनुसार वो सोच रहा है कि मैं 10,000 की बचत करूं और घरेलू खर्च पर 20,000 खर्च करूं। मतलब ऑल टोटल आपको आंकड़े कितने के पता चल गए, 10 और 20, 30,000 के आंकड़े पता चल गए, ठीक है। 30,000 के आंकड़े आपके पास अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो अब 30,000 के आपके आंकड़े आ गए, ठीक है। 30,000 के आंकड़े आ गए, तो शेष कितना बचा भाई, शेष कितना है 50,000 पे आपने गणना की है, 30,000 के आंकड़े आ गए हैं, शेष कितना बचा, शेष बचा है, दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर दें, ठीक। शेष कितना बचा है, 20,000 बचा है, शेष कितना बचा है 20,000। अब एक शेष तो यहाँ बचा, मतलब अन्य खर्चों पर, और एक शेष यहाँ बचा 25,000। आपसे पूछ रहा है कि उसके अन्य खर्च, यही शेष बचा है तो यही अन्य खर्च है ना भाई। 2 खर्च तो आप जान गए, बाकी ये 25,000 अन्य पर खर्च हो रहा है। 2 खर्च आप जान गए, बाकी ये 20,000 अन्य पर हो रहा है। ये पहले की स्थिति थी, इच्छा अनुसार थी। अब पर है उसके अन्य खर्चों, अर्थात अन्य खर्चों में कितनी राशि कम करने की आवश्यकता है, कम कितनी राशि करेगा, कम करेगा कितनी भाई, पहले 25,000 शेष बची थी, अब उसके इच्छा अनुसार 20,000 बच रही है, ठीक है। मतलब उसे कितने कम करनी पड़ेगी, 5,000 की कम करनी पड़ेगी, कितने की 5,000, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5,000 की कमी करनी पड़ेगी, कितने की 5,000 की, ठीक, 3 ही जीरो रहेगा, 5,000 की कमी करनी पड़ेगी, यही आपका आंसर होगा। मतलब इतना आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया गया, और ऐसे ही करना है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक आप नहीं लगा सकते ना, इसमें कोई फार्मूला नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई फार्मूला नहीं भाई, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, ठीक। पहले की स्थिति इस अनुसार, उसके बाद उसकी इच्छा के अनुसार स्थिति निकाल लेंगे, यही सेम प्रक्रिया यहाँ भी की गई है, ठीक है। अब
जितने के आंकड़े, जैसे यहाँ पे 25,000 के आंकड़े पता चल गए थे, तो शेष कितना बचा 25,000, क्योंकि 50 का आधा 25 होता है। यहाँ पे 30,000 के आंकड़े पता चले, शेष कितना बचा 20,000। अब कह रहा है कि उसके अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता है। भाई अन्य खर्च यही है, तो ये दोनों कितनी कम करेंगे, 5,000 की कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देख आपका दूसरा प्रश्न, दिए गए पाई चार्ट में यदि 300 खिलाड़ी द्वारा 5 अलग अलग खेलों का चयन किया गया है। ये एक पाई चार्ट है जिसमें 300 खिलाड़ियों का आंकड़ा दिया गया है, वो अलग अलग खेलों के चयन किए गए। जैसे 300 में 25% टेनिस है, फुटबॉल 25% है, क्रिकेट 20% है 300 में, और हॉकी 15% है। बॉक्सिंग का आंकड़ा नहीं है। तो कितने खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग का चयन किया है, कितने खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग का चयन किया, मतलब यही पूछ रहा है कि आपके संख्यात्मक रूप से कितने खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग का चयन किया। ठीक है, यही आपको बताना है। यही सेम प्रश्न मैंने यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, तो पाई चार्ट में टोटल खिलाड़ी, कुल खिलाड़ी कितने हैं, कुल खिलाड़ी, ठीक है 300, कुल खिलाड़ी 300। 5 अलग अलग खेलों का चयन किया गया, तो कितने खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग का चयन किया है। भाई बॉक्सिंग नहीं पता है आपको, पता है ऑल टोटल वृत्त कितने का होता है, 100% का होता है। मतलब इसमें जितने भी आंकड़े होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, सबको मिला के। मतलब 100% क्या हो गया आपका, 300 खिलाड़ी हो गए। भाई कितने खिलाड़ी हो गए, 300, ये अपने आप में क्या है 100%। 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 2 जीरो कट गया 3, मतलब 1% का मान 3 हो गया। ठीक है, अब ये कितने परसेंट हैं जोड़ लीजिए। फुटबॉल 25, टेनिस 25, 25 25 50, 50 और 15 60, 65, 65 और 20 85, मतलब 85% क्या है, बॉक्सिंग को छोड़कर 85% लोग यहाँ पे विभिन्न खेल खेल रहे हैं। ठीक है, कितने 85%। तो संख्यात्मक आंकड़ा क्या हो जाएगा 85, 1% का मान 3, तो 85% का 85 गुणे 3, 85 गुणे 3 कर देंगे, आएगा 255। भाई कैसे मैंने किया, 85 क्यों लिखा, आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई 25 25 50 60 70 15 85, इसका पता करना है तो पहले इनका तो निकाल लो। टोटल आपको पता ही है, अगर इतने का नहीं, भाई इसका पता करना है। अगर इतने का आंकड़ा आपको निकल जाएगा तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो इसका पता चल जाएगा। तो हमने इतना कितना है 85% बराबर है, 85 का आंकड़ा हमें पता चल गया। कुल कितने हैं, कुल मैंने यहाँ लिखा है 300, आंकड़ा कितने का पता है, 255 का, तो शेष कितने बचे। भाई 255 खिलाड़ियों के बारे में आप जान रहे हैं कि कौन कौन सा खेल हो रहा है। ठीक है, तो शेष जो बचेगा वही तो बॉक्सिंग खेलेगा। तो 300 माइनस 255 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 45। ठीक, क्या आ जाएगा 45, ये आपका आंसर होगा। 45 क्या हो गया आपका आंसर होगा। ठीक, बिल्कुल इस फिगर के अनुसार ही आपको चलना है। पाई चार्ट का अध्ययन करिए, बहुत आसानी से आपका लग जाएगा। ठीक है, 1% का मान निकालिए। भाई हमने इतने का आंकड़ा दिया है, इतने को हमने ज्ञात कर लिया, इसका पूछ रहा है तो टोटल में से इस पूरे वृत्त में से इतने भाग घटा देंगे तो इसका पता चल जाएगा, वही किया है 45 आ गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। मतलब एक ये पाई चार्ट है जिसमें 7 देश हैं, यशवंत करके ऐसे 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 यश7 तक, मतलब 7 राज्य हैं। 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी, मतलब किसी देश के 7 राज्य हैं जिनमें बर्फबारी हुई है, उसके आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, ये पूरा गोला क्या है, कोई एक देश है जिसके 7 राज्य विभाजित किए गए हैं, जिसमें बर्फबारी हुई है, उसी के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, बर्फबारी का देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। मतलब प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में, मतलब जितनी पूरे वर्ष में बर्फबारी हुई है उसी का आंकड़ा प्रतिशत के रूप में 7 भागों में विभाजित करके दर्शाया गया है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ लिए, इसको समझ लिए कि क्या दिया गया है। अब आइए प्रश्नों पर। यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी, मतलब वर्ष में जो बर्फबारी हुई है वार्षिक, यही वार्षिक आंकड़े दिए गए हैं, कितनी 700 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही चीज लिखा है, बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में, मतलब 700 के ही विभिन्न प्रतिशत करके यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अर्थात ये क्या है 700 100%, 700 क्या है 100% है। 1% का मान निकाल लीजिए, भाग दे देंगे, आएगा 7, 1% का मान 7 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे आइए, तो यश5 देखिए, यश है 55 न समझिएगा, यश है ये 5 है। यश5 की प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या है,
S5 की प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या है? ठीक है, आपको बताना है S5 की प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या है। भाई ये वार्षिक आंकड़े हैं लेकिन पूछ रहा है मासिक में, तो पहले वार्षिक है तो वार्षिक में निकाल लीजिए। S5 से प्राप्त मासिक बर्फबारी, तो पहले मासिक के स्थान पर वार्षिक निकालिए। वार्षिक आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है 12%। 1% का मान कितना होता है? 7। तो 12 का मान 12 गुणे 7, 12 7 में क्या है? 84। ये क्या है? 84 वार्षिक है। क्या है? वार्षिक। ठीक, आपसे पूछा क्या है? मासिक बर्फबारी कितनी। भाई वार्षिक 84, तो मासिक कितना होगा? मासिक मतलब माह का, तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। 84 में 12 से भाग दीजिए, 12 7 में 84, मतलब मासिक बर्फबारी कितनी होगी? 7 होगी। चाहे आप यहीं से निकाल सकते थे, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है तो यहाँ से निकाल लेंगे। S5 का वार्षिक बर्फबारी 84 है, तो मासिक 12 से भाग दे देंगे, 7 आपका आंसर आ जाएगा। 7 मासिक हो गया। भाई 12 माह होते हैं एक वर्ष में, वार्षिक आंकड़ा तो यहाँ दिया गया, मासिक पूछा है 12 से भाग दे देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, इसलिए बहुत साधारण तरीके से सिंपल आपको समझा रहा हूँ। भले ही प्रश्न थोड़ा सुलझा हुआ है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं टेक्निकल रूप से। ठीक है, इन्हें आप समझ लीजिए। अगर जहाँ भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज चलता है, संस्थान का ही मैसेज है, मैं नंबर है, मैं ही देखूंगा, आप फिर उस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्न पाई ग्राफ का अध्ययन करिए। निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोनों का आपको अध्ययन करना है। शहर ए के रोगियों में मिले रोगों का वर्ग के रूप में अलग अलग निरूपण। ये क्या है? ये शहर ए है, मतलब शहर ए का आंकड़ा है जिसमें कुछ लोग हैं जो रोगों से ग्रस्त हैं, उनको परसेंटेज के रूप में विभाजित किया गया। जैसे 18% डायबिटीज, 13 उच्च रक्तदाब, 22 हृदय रोग से, 34 मोटापा से, 13 अन्य रोगों से। ठीक है, इस शहर का नाम क्या है? ए है, ये पूरा ए शहर है। ये बी शहर है, वही चीज़ है, रोगियों का विभाजन किया गया है, मतलब कुछ लोग रोगों से ग्रस्त हैं, उनका विभाजन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आंकड़े दूसरे हैं। 24 डायबिटीज, 19 रक्तचाप, 30% हृदय, 28 मोटापा, 20 अन्य रोगों से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बताया गया कि शहर ए में कितने रोगी हैं, शहर बी में कितने रोगी हैं। परसेंटेज के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, प्रतिशत के रूप में। ठीक है, दोनों शहरों में से किस शहर में डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है? ठीक है, दोनों शहरों में से, मतलब शहर ए शहर बी में से किस शहर में, मतलब कौन से ऐसे शहर में डायबिटीज मतलब इसकी बात कर रहा है, से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इसका कहने का मतलब कौन से शहर में डायबिटीज के रोगी अधिक हैं, किस शहर में। तो देखिए यहाँ पे कोई संख्यात्मक वैल्यू नहीं दी गई, आपको परसेंटेज 18 दिया गया, 24। अगर आप इस आधार पे करेंगे तो आप 20 विकल्प सही कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये परसेंटेज ये निर्धारित नहीं कर सकता कि 18 छोटा है, 24 बड़ा है। ठीक है भाई, शहर ए कितना है? 18% डायबिटीज। शहर बी कितना है? 24%। डायबिटीज की बात की है, किसकी? डायबिटीज की ही बात की है। तो 18 शहर ए में है यहाँ पे देखिए, और 24 बी में। तो आप ये ना कहें कि बी वाला अधिक है। भाई परसेंटेज है, कुछ नहीं, परसेंटेज से गणना हो ही नहीं सकती कि ये अधिक है कम है, जब तक संख्यात्मक वैल्यू न पता हो। तो शहर ए की अधिक किसकी है? शहर ए की नहीं, शहर बी की नहीं। भाई संख्यात्मक वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि बी की अधिक है, ये कह रही है, तो प्रतिशत का रूप है। अभी मैं और क्लियर कर दूंगा। शहर ए तथा बी में बराबर है, बराबर भी नहीं हो सकते, संभावना ही नहीं है, क्योंकि संख्यात्मक वैल्यू ही नहीं पता है। तो आप कैसे कह देंगे कि इसका अधिक उसका अधिक या दोनों बराबर है, जब आंकड़े ही नहीं पता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यही विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, सॉरी विकल्प नहीं देख रहा था, फिर से देख लीजिए। दोनों शहरों में से किस शहर में डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है? शहर ए नहीं है, शहर बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या मैंने बताया, ये प्रतिशत के आंकड़े हैं। जब तक संख्यात्मक रूप नहीं पता होगा, आप प्रतिशत से नहीं निर्धारित कर सकते कौन अधिक है कौन कम है। तो आप डायबिटीज के व्यक्तियों की संख्या किस में अधिक है, ये आप न शहर ए में बता पाएंगे न शहर बी में। शहर ए तथा बी बराबर हैं, ये भी आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि संख्यात्मक आंकड़े नहीं पता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था जब वृत्त होता है ये अपने आप में 100% होता है। क्या ये 100% है? 22 18 कितना होगा? 22
32 8 40 हो गया, ठीक है, 22 18 40, 13 13 26 होता है, 40 26 66 हो गए, 66 4 70 300। अपने आप में ये तो 100% है, ये क्या है अपने आप में 100%। इसको जोड़िए, 30 20 20 40 4 44, 44 और 30 70, 74 74 और 28 7 8 9 94 6 102, 102 और 19 121। ये 121% के बराबर है, जबकि वृत्त कितने का होता है, हमेशा 100% का होता है। हमने इन सभी को जोड़ दिया, ये 121 आ रहा है, लेकिन ये 100% आ रहा है। तो 121 आने का कारण क्या है? 121 आने का कारण यह है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मोटापा और डायबिटीज दोनों है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उच्च रक्तचाप और डायबिटीज भी है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इन सभी रोगों से ग्रस्त है, ठीक है। लेकिन इसमें अलग अलग नहीं हो, इसमें क्या है 18% डायबिटीज से, 13 ये 22 इससे, 34 इससे, क्योंकि इसमें 100% वैल्यू आ रही है। लेकिन इसमें 100 से प्लस हो जा रही है, कितना 21% हो जा रही है। मतलब इसमें मिले जुले हैं, मतलब कोई ऐसा ही व्यक्ति नहीं है जिसको केवल एक रोग है, कई इसमें ऐसे हैं जिसको 2 रोग हो, कई को कुल सभी रोग हो, कई को 3 रोग हो, तो इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है, 121%। इस तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यह पूछ रहा है कि किसमें रोगी अधिक हैं, तो हम ये नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास कोई संख्यात्मक वैल्यू नहीं है, ठीक है। परसेंटेज से आधार पर गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि देखिए सिंपल सा उदाहरण दें, अगर मैं इसको 100 मान लूँ, ऑल टोटल संख्या, और इसको भी क्या मान लूँ, 100 मान लूँ, भाई दोनों की संख्यात्मक वैल्यू मैं 100 मान लूँ, या इसको मैं 200 मान लूँ, क्योंकि इसका अधिक है, इसको 200 मान लो, इसको 100 मान लो, तो 100 का 18% निकालेंगे, 18 से आएगा। 200 का 24% निकालेंगे, जवाब 200 का 24%, ठीक है, 24 दूना 48, 48 ये 48 आ जाएगा। इस अनुसार तो ये अधिक है। अगर यही विपरीत कर दें, इसको 200 मान ले, इसको 100 मान ले, तो 200 का 18% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36, और इस 100 का 24% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24। देखिए अब 36 बड़ा हो गया, 24 छोटा हो गया, जबकि 18 छोटा है, 24 बड़ा है, ठीक है। तो जब तक आपको संख्यात्मक वैल्यू नहीं पता होगी तो आप परसेंटेज से ये आंकड़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा अधिक है कौन गलत है, ठीक है। तो संख्यात्मक वैल्यू नहीं दिया, इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया। अगर हम टोटल संख्या 100 मानते हैं, ठीक है, टोटल संख्या अगर 100 मानते हैं तो ये 18 आता है, ठीक है। और इसकी भी टोटल संख्या अगर हम 200 मानते हैं तो ये क्या आ जाता है, 48 आता है। ये 18 से 48 बड़ा हो गया, अर्थात शहर बी में डायबिटीज के मरीज अधिक हो गए। लेकिन यही हम विपरीत कर दें, इसको 200 मान के इसको 100 कर दें, तो देखिए 200 में ये 36 पहुंच जाएगा, और ये 100 में कितना आ जाएगा, 24 ही रह जाएगा। अब 36 ज़्यादा हो गई, 24 कम हो गया, बल्कि परसेंटेज वही है। अब यहाँ पे मान बदल गया, यहाँ पे पूछता है, यहाँ पूछता है, इसलिए हम क्या कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते जब तक एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ संख्यात्मक रूप से न दी हो, ठीक है। तो आज का पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। पाई ग्राफ पूर्णतः समाप्त हुआ। अब हम बार ग्राफ को देखेंगे।